हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं आज एक और आपके लिए 20 क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो आपकी ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक बार फिर आपसे बात करने वाला हूं। आइए क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके के प्रश्न आज के सेट में रहेंगे। एक लेक्चर आपके लिए मैं ले चुका था 20 क्वेश्चंस का, उसी आधार पर आज का ये हमारा फिर से सेट रहने वाला है, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और उसी कंडीशन में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते आज के सेशन पर और लेते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, पहला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमारे से पहले उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, संख्याओं 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, संख्याएं आपके पास है 15, 18 और 24। ये कुछ नंबर आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस, इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखिए, तो एलसीएम की अगर बात करते हैं तो 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 गुणा 5, 18 का 2 गुणा 3 गुणा 3 और 24 का 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फैक्टर हो जाएगा। एलसीएम की बात करने वाले हैं तो एलसीएम को आप निकाल सकते हैं। हाँ देखिए, अगर बात करते हैं तो पेयर की बात करने वाले हैं। पेयर सबसे पहले बात करें दो, तो दो मिल जाएगा, यहाँ से दो दो बार और है तो यहाँ लिख देंगे। तीन की बात करते हैं, तीन मिल जाएगा आपका एक, और तीन एक छूट जाएगा तो तीन को भी आपको कंसीडर करना है, और इनटू में 5। जब सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो 360 अंश हो जाएगा। कितना, सॉरी 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। या फिर यूं कहें, अगर आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं, ऑप्शन से अगर लगाते हैं तो इन तीनों नंबर्स का भाग जिस ऑप्शन में, जिस संख्या में चला जाएगा, इन तीनों संख्याओं का भाग जिस संख्या में चला जाएगा ऑप्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन से भी उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखिए, सेकंड सवाल क्या है, कहता है एक सामान्य वर्ष में, एक साधारण वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है, इसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता बताई। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन भी है। अगर बात करते हैं सामान्य वर्ष में यानी साधारण वर्ष में, क्या साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं प्यारे बच्चों, वो 365 होते हैं। और अगर बात करते हैं कुल सप्ताह, तो कुल सप्ताह तो आप जानते हैं कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें अतिरिक्त दिन की बात अगर करते हैं तो जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है, अतिरिक्त दिन, जो अतिरिक्त दिन है वो कितना होता है, एक होता है, क्योंकि यहाँ 364 हो जाएगा और एक अतिरिक्त दिन बचेगा। अब ये अतिरिक्त दिन जो है वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, एक साधारण वर्ष में 52 जो होते हैं, प्रत्येक दिन जो है वो 52 बार तो आता ही आता है, प्रत्येक दिन 52 बार आता ही आता है। लेकिन जो एक अतिरिक्त दिन है वो उन 7 दिनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। तो हमसे ये कहा कि रविवार होने की प्रायिकता बता दीजिए, तो 1/7 हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर बात करते हैं 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो सीधी सी बात है, एक दिन बचता है तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, आइए बात करेंगे अपने सेकंड थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे पहले दिया है मासा, जो दिया गया है, दो संख्याओं का मासा दिया गया है, तो लासा आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आपको लासा और दिया जाता है, दो संख्याएं दी जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। एलसीएम हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, तो आप जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटे में प्यारे बच्चों क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर यहाँ बात करते हैं दो संख्या है, दो नंबर है, वो नंबर दो आपके क्या क्या है, 99 और 153, तो यहाँ पर 99 एन 153 हो जाएगा। और इनका जो एचसीएफ है प्यारे बच्चों,
वो HCF क्या है इनका 9 है। क्या है 9 है। 9 से इसको काट दीजिए 11 बार में, 11 बार में काटेंगे तो 11 गुणा 153 हो जाएगा। देखिए 11 गुणा 153 है, अब इसका क्या करिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 11 3 33 हो जाएगा, 11 5 55 और 3 58 हो जाएगा, 11 कम 11 और 5 16 हो जाएगा, तो 883 1683 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या 1683 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन की बात होगी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रश्न में बात करें तो ये भी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और इसकी अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ये ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, तो आइए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किस तरीके से है, एक बार आप इसको देखेंगे। कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब बड़े कोण का मान होगा। देखिए दो संपूरक कोण अगर हैं तो दो संपूरक कोणों का योग जो होता है प्यारे बच्चों वो 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। और उनमें से आपसे कहा कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहां अगर बात करते हैं छोटा कोण मान लेते हैं। क्या छोटा कोण जो प्यारे बच्चों है वो क्या है, x मान लेते हैं। और तो बड़ा कोण जो हो जाएगा वो अपने आप कितना हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कोण जो है वो अधिक है 18 डिग्री। तो दोनों का सम जो होगा, दोनों का जो सम होगा प्यारे बच्चों वो 180 अंश के इक्वल होने वाला है। जी सर 180 अंश रख देते हैं, ये 2x हो जाएगा, 18 उधर जाएगा तो 180 माइनस 18 यहाँ घटा दीजिए तो 2x बराबर हो जाएगा 162। यहां से जब x का मान निकालिएगा तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। प्रश्न में आपसे क्या कहा, प्रश्न में आपसे कहा तब बड़े कोण का मान बताइए। हमें बड़ा कोण निकालना था, किस कौन सा निकालना था, बड़ा कोण निकालना था। और बड़ा कोण आपने कौन सा मान लिया, x प्लस 18 यानी 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 अंश बनेगा इसका आंसर। किस ऑप्शन में रहने वाला है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट भी बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको उसकी भाषा को पढ़ना होता है और क्वेश्चन को समझना होता है। अगर आप एक बार में क्वेश्चन को देना चाहते हैं आंसर तो आप कहीं ना कहीं गलत कर सकते हैं। कम से कम क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए, उसे 2 बार पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और क्वेश्चन अगर आप एक बार ये समझ गए कि क्वेश्चन ने क्या कहा तो आपका आंसर जो है वो एकदम राइट रहेगा, एकदम राइट रहने वाला है, सही रहने वाला। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहता है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर 1 में a बराबर 6 तो b का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन की बात अगर करें, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा ये, a/3 b बटे कितना है 4 है और इक्वल टू 1 है, इक्वल टू कितना है 1 है। और a का मान यहां पर आपको दिया गया है, a बराबर कितना है 6, कितना है 6 है। a का मान कितना है 6 है, तो b का मान हमें बताना है। इसमें से b का मान कौन सा होगा, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए अगर a का मान 6 है तो यहां हम अगर a की जगह 6 रख दें, यहाँ a की जगह अगर 6 रख दें तो ये हो जाएगा 6/3 इक्वल टू b/4। तो यहां से आप इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। लेकिन यहां अगर b की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो b का मान यहां से 8 आता है। कितना आता है, 8 आता है। क्या ऑप्शन में आपका 8 दिया गया है, जी नहीं, ऑप्शन में 8 आपका नहीं है। तो इस कंडीशन को हम यहां पर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि b का मान ऑप्शन में 8 नहीं दिया गया। तो हम b/4 इक्वल टू 1 से काम चलाएंगे तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन में है। किस ऑप्शन की बात होगी प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं किस तरीके से प्रश्न है, किस तरीके से आप हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण है x² प्लस kx प्लस 7। क्या x² प्लस kx प्लस 7 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। देखिए इस टाइप का एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आता ही आता है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर भी सकते हैं। क्यों, कैसे, जरा देखिए। a की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, b की बात करते हैं c के हो जाएगा और c की बात करते हैं तो 7 हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर मूल बराबर की कंडीशन की बात की गई है, क्या कहा है, मूल बराबर है। और मूल बराबर की कंडीशन आपको पता है क्या होती है। मूल बराबर के लिए आप जानते हैं b² का जो मान होता है वो 4ac के बराबर होता है, यानी डिस्क्रीमेंट जो है वो हमारा 0 होता है। तो यहां से b की बात करते हैं तो ये k² हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, यानी के स्क्वायर बराबर कितना 28। अगर के का मान निकालना है तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 आप यहाँ आंसर दे सकते हैं। किस ऑप्शन में रहने वाला है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को लेते हैं, इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? जरा देखिएगा। कहता है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 3x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का हमें क्या निकालना है? विभक्तर निकालना है, डिस्क्रीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रीमेंट निकालना है। तो डिस्क्रीमेंट की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या होता है डिस्क्रीमेंट, आप जानते हैं t बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रीमेंट होता है। b का मान -6 है तो -6 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए, 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 36, 4 चौक 16, 16 3 48। तो आंसर कितना रहेगा? माइनस का 12 रहने वाला। कितना रहने वाला? माइनस का 12। किस ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस तरीके से बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे की एक फेक में, एक पासे की एक फेक में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं, एक पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता आप जानते हैं। पासे पर 3 सम संख्याएं होती हैं, 3 विषम होती हैं। सम संख्याओं की बात करें 2 4 6 होती है, विषम संख्याओं की बात करें 1 3 5 होती है। तो आपसे कहा सम संख्या आने की प्रायिकता। अगर बात करते हैं कुल प्रतिदर्श, क्या कुल प्रतिदर्श या कुल अनुकूल परिणाम, क्या कुल परिणाम, कुल परिणाम ही मान लीजिए। कुल परिणाम यानी एक बार फेंका गया तो 6 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम की अगर बात करते हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में अगर देखते हैं तो 3 हो जाएगा। क्या 3? कैसे 3? 2 4 और 6, क्योंकि ये यही सम संख्याएं हैं। अगर यही सम संख्या है तो सम संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। क्या सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता ये कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 3/6। आंसर बनेगा 1/2। कितना? 1/2। किस ऑप्शन में रहेगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पर कहता है, देखिएगा, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। तो देखिए जब बहुपद दिया गया है तो आप इसके गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके फैक्टर क्या रहेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 5 दूनी 10 होता है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहां से x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस का 10, तो यहां से जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा और 2x प्लस 5 हो जाएगा। यहां से x प्लस 5 एक ब्रैकेट के अंदर आएगा और x प्लस 2 एक ब्रैकेट के आएगा। इसको 0 के बराबर जब आप इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी -2 एंड -5। x की दो वैल्यू मिलेंगी, x बराबर -2 एंड x बराबर -5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करेंगे अपने 10वें प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा देख लीजिए। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए जो सभी त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, मतलब क्या हुआ इसका? किस तरीके से इसको आप बताना चाहते हैं? समरूप, अगर हम बात करते हैं समरूप की तो यहां पर एक कंडीशन लिखी है समबाहु त्रिभुज, यानी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या समरूप होते हैं? आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए ट्रायंगल कोई सा भी हो, अगर उसकी संगत भुजाएं में समानुपातिक हैं, संगत भुजाएं समान अनुपातिक हैं, तो वह हमारा क्या होता है? क्या होता है? समरूप होता है। दूसरा प्रश्न क्या है यहां पर? समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में वही कंडीशन लगेगी। समरूपता की जो कंडीशन होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है? उनके संगत कोण तो बराबर होने चाहिए। अगर दो त्रिभुज आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाएं और उनके संगत कोणों को आप बराबर देखते हैं,
अगर एक 60 है तो दूसरे वाले त्रिभुज का भी एक कोण 60 अगर है, और ऐसे ही करके ऐसे ही करके तीनों त्रिभुज के कोणों को देखना है, तीनों कोणों को देखना है दोनों त्रिभुज की। अगर अगर वो बराबर है तो समरूप त्रिभुज होंगे, और अगर उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो ही कंडीशन आपको चेक करनी होती हैं, एक उनके कोण बराबर होने चाहिए, दूसरी उनकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपातिक होनी चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। जो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, जो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे प्यारे बच्चों, वो निश्चित ही डेफिनेटली क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, सबसे राइट आंसर इसमें जो रहने वाला है वो आपका यही रहेगा, सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, सर्वांगसम। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यही होगा इसका आंसर। अगले पॉइंट की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 11 की बात करने वाले हैं। क्या है जरा देखिएगा, कहता बाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होने वाला है। देखिए वाई अक्ष की बात हुई, मैं मान लेता हूं ये कोई रेखा है, ठीक है, ये आपका ए बिंदु है, ये आपका क्या है, बिंदु बी है। इसका कोऑर्डिनेट आपको प्रोवाइड कराया गया है क्या, 6,5। ये 6,5 हुआ, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -4,3 है, तो -4,3। वाई अक्ष पर मान लेता हूं ये कोई वाई अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु मानना है, तो वाई अक्ष पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 0,y। अगर यहाँ एक्स अक्ष होता तो x, 0 मान लेते। इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन जो है निश्चित बनता है, और क्वेश्चन जो है 101% ये आपका पूछा जाता है। अब कहा समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, तो इसे हम P मान लेते हैं, तो ये आपका बनेगा क्या, PA बराबर PB लिख सकता हूं, या AP बराबर PB लिख सकता हूं। तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम बात करते हैं, तो रूट से यहां पर अगर वर्क कर लें तो यहां से रूट अब जो है कैंसिल हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, 6 - 0 का वर्क कर सकते हैं, प्लस 5 - y का वर्क कर दीजिए, इक्वल टू इधर जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, 0 + 4 कर देते हैं, और प्लस हो जाएगा y - 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 6 × 36 हो जाएगा, प्लस 5 × 25 प्लस y स्क्वायर माइनस के 10y इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 9 हो जाएगा, और माइनस का 6y हो जाएगा। देखिए इससे ये कैंसिल कर दीजिए, 16 9 25 होता है, ये 25 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 36 माइनस 10y बराबर माइनस का 6y। इसको उधर भेज देते हैं, तो 36 इक्वल टू -6y प्लस 10y हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 36 बराबर 4y हो जाएगा, y का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जो पॉइंट बनने वाला है y अक्ष पर वो क्या हो जाएगा, 0,9 हो जाएगा। 0,9 जो होगा वो आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में रहेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, जरा देख लीजिएगा। कहता बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी, ये भी फेमस क्वेश्चन है। एक पॉइंट आपको इस तरीके से दे देता है, -3,5 यहां दिया गया है। कहता है कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है। तो y अक्ष से जब भी दूरी लिखनी हो आपको, क्या, y अक्ष से दूरी, जब y अक्ष से दूरी की बात करेंगे तो x का मान होगा, और x अक्ष से दूरी की बात करेंगे तो y का मान होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, -3, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहीं पर ये पूछ देता कि x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष से दूरी प्यारे बच्चों कितनी हो जाती, 5 मात्रक हो जाती। कितनी, 5 मात्रक हो जाती। ध्यान दीजिएगा, जब भी x अक्ष से दूरी की बात करेगा तो y का मान लेना है, और y अक्ष से दूरी की बात करेगा तो x का मान लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बात करेंगे आपसे आगे के प्रश्नों पर, और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, उस पर बात करते हैं। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की हम और चलते हैं। कहता है tan थीटा बराबर
2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कॉस थीटा का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए टेन थीटा बराबर, यहाँ टेन थीटा का जो मान दिया गया है वो 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो दिया गया है। ठीक है, आपसे कहा सेक थीटा सॉरी कॉस थीटा का मान निकालना। अगर हम यहाँ से सेक थीटा को फाइंड आउट कर लें, या फिर यूं कहें एक ट्रायंगल की बात अगर करते हैं प्यारे बच्चों, तो ट्रायंगल में आप जानते हैं ये लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंगल है। अब अगर कर्ड भुजा की बात करेंगे, कर्ड स्क्वायर बराबर आप जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या कंडीशन बनेगी जरा देख लीजिए। लंब की बात करेंगे तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a की का 4 प्लस b की का 4 माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 4 में से 2 घटाएगा तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कर्ड स्क्वायर का मान आ गया। और अगर कर्ड की बात करेंगे तो कर्ड बराबर हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये भुजा निकल के आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपसे कहा कॉस थीटा का मान, तो आप जानते हैं आधार बटे कर्ड होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है। आधार की बात करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को लगाते हैं हल किया जाता है। आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 है। क्या, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मान बता दीजिए। तो आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान 1/2। जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 1/2 रहने वाला है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी राइट हो जाएगा। 15वां सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है। आइए बात करते हैं। कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है। तो आप समझ जाइए, मिनट वाली जो सुई होती है प्यारे बच्चों, वो 1 घंटे यानी 60 मिनट में एक बार पूरी घूम जाती है, यानी 360 अंश का कोण बनाती है। तो वहीं 1 मिनट की बात करते हैं तो 6 अंश का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 6 अंश का कोण बनाती है। तो यहां हो जाएगा कितना, 6 अंश हो जाएगा। अब 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1 मिनट में रचित जो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, ओके सर। यहाँ पाई की जगह पाई रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा, और थीटा का मान 6 अंश बटे 360 हो जाएगा। 6 से इसको काट लीजिएगा, 6 चरंग 36, 60 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 अंश, ये क्या बनेगा, आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इस तरीके से हम बना सकते हैं। आइए बात करते हैं 16वें प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई बताइए। आर का मान कितना, 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना, 60 अंश दिया गया है, और आपसे कहा चाप की लंबाई, क्या, चाप की लंबाई। देखिए जब चाप की लंबाई की बात आई तो पाई आर थीटा बटे कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। यहां वैल्यू लगाएंगे, मान लगाएंगे, हल करेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 60, और बटे में कितना हो जाएगा, 360। ये 360 से ये 6 बार में कैंसिल, 7 से काटे 7 21, 3 से काट दिए 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए 11 बार में। तो आंसर कितना, 11 सेंटीमीटर। कितना आएगा,
11 सेंटीमीटर आने वाला है। कितना आने वाला है? 11 सेंटीमीटर आने वाला है। देखिए एक बार चेक करेंगे क्या क्वेश्चन सही रहेगा। 36 से 6 बार में कटेगा, 7 से 3 7 21 और 3 दूनी 6। क्या कहा है क्वेश्चन में? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश, चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई आर थीटा बटे 180 होता है। एकदम टाइट 180 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 180 होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा 180 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 6 3 बार कट जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये 22 आपका नहीं कटेगा। कितना नहीं कटेगा? 22 नहीं कटेगा। तो यहाँ आंसर जो रहेगा प्यारे बच्चों कितना रहेगा? 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। आइए आगे के जो 4 प्रश्न बचते हैं उनको भी लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने वाले। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कहता है दो लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्याएं, दो लंबवर्ती बेलन है, इनके आधार की त्रिज्याओं में अनुपात दिया गया है। तो R1 बटे R2 मान लेता हूं। ये कितना दिया गया आपको? गिवन दैट है 1:2 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर। आगे अगर बात करते हैं तथा इनकी ऊंचाइयों में अनुपात दिया गया है, तो मान लेते हैं H1 बटे H2 बराबर 4/1 हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में कहा इनके आयतनों का अनुपात बताइए। बात करते हैं आयतनों में अनुपात की। क्या आयतनों का अनुपात? आयतनों का अनुपात तो आप जानते हैं आयतनों में अनुपात की बात करेंगे तो B1 बटे B2 की अगर बात करना चाहें तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिएगा। B1 बटे B2 की बात करेंगे R1 बटे R2 का होल स्क्वायर कर देता हूं इंटू H1 बटे H2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां मान रखेंगे R1 बटे R2 अगर रखते हैं तो 1/4 इंटू 4/1, 4 से 4 कैंसिल, तो V1 रेशियो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1:1, यानी अनुपात जो होगा वो आपका बराबर होगा। अनुपात जो होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा, यानी 1:1 के अनुपात में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 जरा एक बार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जरा देखिएगा 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। 4.2 सेंटीमीटर का किनारा है। क्या है? किनारे वाले एक घन में काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर यहां शंकु की बात करते आर का मान देखते हैं तो आर का मान हो जाएगा यहां से 4.2/2 यानी ये आपका आएगा। और ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, यही आप इसको काट सकते हैं। तो आयतन निकालना, आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4.2। ठीक है, इसको काट लीजिए। आपका 0.3 टाइम्स कट जाएगा और ये 3 से काट जाएगा 0.7 टाइम्स। सही है, ये हो जाएगा 22 गुणा 7 × 21 0.21 इंटू 4.2 गुणा करेंगे पहले तो 22 गुणा 21 दूनी 42, 21 चौको 84 और 4 88 0.3 अंक बाद आ जाएगा। 22 का गुणा करेंगे 22 दूनी 44, 22 अट्ठे 176, 176 और 4 180 हो जाएगा। हासिल 18, 176 और 18, 8 6 14, 8 और 1 9 और 100, ये बनेगा आपका। तो 194 ये आपका रहने वाला। अब यहां से आप क्या करने वाले हैं? पॉइंट की देखेंगे, पॉइंट को 3 अंक बाद लगाएंगे यानी 19 दशमलव कुछ आएगा। क्या? 19.4। तो यहां से जो आंसर बना वो आपका कितना बना? 19.4 सेंटीमीटर क्यूब बना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, हल कर सकते। आइए बात करते हैं आपसे 19वें प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? जरा देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आंकड़ों 2 3 4 5 5 का बहुलक
2 है, 2 का बहुलक 7 है तो अल्फा का मान होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और वो पहले ही कह देता है कि इतना है बहुलक, तो जो कंडीशन आपको दी गई होती है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर बन जाता है। अगर हम बात करते इसमें आगे की, तो कितने नंबर्स आपके सामने हैं, 2 3, कितना 2 3 4, किस तरीके से दिया गया, 2 3 4 5 5 5, देखिए 5 5 5 3 बार आया। उसके बाद 6 7 7, 6 7 7 7 अल्फा एन, तो ये कंडीशन आपको दी गई है का बहुलक 7 है। अब देखिए यहां आपको बहुलक जो है वो दिया गया है, बहुलक गिवन दैट है कितना, 7। अब यहां अगर बारंबारता की बात करते तो 5 की बारंबारता 3 है, 7 की बारंबारता 3 है। अगर हम बहुलक 7 लेते हैं तो इस अल्फा के जगह, इस अल्फा के जगह 7 होगा, क्योंकि तब बारंबारता जो है 7 की 4 अधिक हो जाएगी, तो बहुलक बनेगा आपका 7। तो यहां पर अल्फा का जो मान बनेगा प्यारे बच्चों, कितना रहेगा, 7 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 7 रहने वाला है। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। कहता है एन प्रेक्षणों का माध्य एक्स बार है। क्या, एन प्रेक्षणों का माध्य, एन प्रेक्षणों का माध्य कितना है, एक्स बार है। आपसे कहा यदि प्रत्येक प्रेक्षण को ए बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। देखिए जब आप ए बढ़ा देंगे, इसको क्या बढ़ा देंगे, ए एक्स को बढ़ा देंगे, तो नया माध्य क्या हो जाएगा, नया माध्य एन प्रेक्षण थे, प्रत्येक प्रेक्षण में आप एन को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, ए को ऐड करेंगे। जब आप ए को ऐड करेंगे तो नया जो प्रेक्षण हो जाएगा, नया जो माध्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस पर जरा एक बार बात कर लेते हैं। देखिए एन प्रेक्षणों का माध्य अगर एक एक बढ़ाते हैं आप, ठीक है, तो कुछ नंबर्स बढ़ेगा, यानी जैसे 2 बढ़ा दिया, प्रत्येक में अगर समान संख्या जोड़ते हैं, प्रत्येक में ए जोड़ते हैं, जोड़ते हैं ए जोड़ते हैं, तो जो समांतर माध्य हो जाएगा, नया जो समांतर माध्य कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो एक्स बार प्लस ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्स बार प्लस ए कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर था। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए अगर एन प्रेक्षणों का माध्य एक्स बार है, तो अगर आप उसमें कोई समान संख्या जोड़ते हैं, उन एन प्रेक्षणों में कोई समान संख्या जब आप जोड़ते हैं, तो नया जो माध्य होता है वो उतना ही उसमें ऐड हो जाता है। जैसे यहां मान लीजिए एन प्रेक्षण है, उन एन प्रेक्षणों का माध्य जो है वो एक्स बार है, और अगर प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो समांतर माध्य भी हमारा कितना, 2 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ये हमारा था आज का सेशन। कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। आगे आपके लिए फिर से 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जैसा कि आपसे बांटा गया है कि 5 लेक्चर आपके लिए लेने वाला हूं OMR बेस्ड क्वेश्चन के, और इन्हीं में से आपके 20 क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे, निश्चित मिलेंगे, 101% मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आइए अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।